आज तक हमने ऐसे चोरों को देखा है जिन्होंने बैंक में चोरी की है या किसी खजाने को चुराया है, लेकिन आज हम एक ऐसी मूवी को देखेंगे जिसमें 7 चोरों की टीम ने एक उड़ती हुई प्लेन से $50 मिलियन का सोना चुराया और एक ब्रिलियंट चोरी के प्लान को अंजाम दिया। साथ ही मूवी में बहुत ही बेहतरीन ट्विस्ट भी हैं। तो चलिए इस शानदार चोरी की प्लानिंग और ट्विस्ट्स को शुरू से देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत इटली के एक बेहद ही खूबसूरत शहर वेनिस से होती है, जहां एक प्रेस्टिजियस ऑक्शन हाउस में बेहद कीमती आर्टिफैक्ट्स की नीलामी शुरू होने वाली है। तभी ऑक्शन हाउस में एक साइरस नाम का शख्स एंटर होता है। अंदर जाते ही वह अपने डेंटन नाम के टीममेट के पास से गुजरता है, जो भेस बदलने में मास्टर होता है। वहीं थोड़ी दूरी पर मीसन भी खड़ी मिलती है, जो दुनिया की बेहतरीन हैकर्स में से एक थी। इसी ऑक्शन हॉल में थोड़ी दूरी पर इंटरपोल की टीम भी मौजूद होती है, जिसे एबी नाम की ऑफिसर लीड कर रही होती है। पर जैसे ही उसने साइरस को देखा, वह तुरंत चौकन्नी हो गई और उसने ऑक्शन में हो रही हर मूवमेंट पर नजर टिकाए रखी, क्योंकि वह साइरस की चालाकी से पहले भी रूबरू हो चुकी थी। उसे यहाँ देखकर एबी को पूरा यकीन हो गया था कि साइरस यहाँ जरूर किसी खुफिया प्लान को अंजाम देने आया है। एबी अंदर से बेहद गुस्से में थी, क्योंकि कुछ साल पहले वह साइरस के साथ कुछ हफ्तों तक रिलेशनशिप में रह चुकी थी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एक वांटेड क्रिमिनल है। उसे लगता था कि साइरस ने उसके साथ धोखा किया। इसी वक्त कहानी लंदन की तरफ जाती है, जहां साइरस की टीम के 2 और मेंबर्स एक कीमती वैन गॉग पेंटिंग चुराने की तैयारी में थे। एक था मैग्नस, जो दुनिया के सबसे खतरनाक सेफ क्रैकर्स में गिना जाता था। उसने बड़ी आसानी से लॉक तोड़ा, पेंटिंग को एक खास ट्यूब में रखा और नदी में फेंक दिया। नदी के दूसरी तरफ लूक मौजूद था, जो टीम का मैकेनिकल इंजीनियर था। उसने अपने गैजेट्स की मदद से उस ट्यूब को रिमोट से अपनी तरफ खींच लिया और इस तरह दोनों ने बिना किसी शोर शराबे के $10 मिलियन की पेंटिंग चुरा ली। लेकिन असली खेल वेनिस के ऑक्शन हाउस में शुरू होने वाला था। ऑक्शन के दौरान अचानक एक मिस्टीरियस आर्टिस्ट वहां आता है, जिसने मास्क पहना हुआ था। उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता थी। लोग उसे सिर्फ एनेट के नाम से जानते थे। तभी होस्ट सबके सामने एनेट का बनाया हुआ एक खास आर्टवर्क पेश करता है और यह कोई साधारण पेंटिंग नहीं थी, बल्कि एक हाई टेक मास्क था, जिसमें 482 छोटे छोटे कैमरे लगे हुए थे। यह कैमरे इंसान के दिमाग में चल रही इमेजिनेशन को समझकर अपने आप एक आर्टवर्क तैयार कर देते थे। सबसे खास बात यह थी कि यह सिर्फ एक डिजिटल इमेज नहीं, बल्कि एक NFT होता था, यानी पूरी तरह यूनिक और ओरिजिनल। हर आर्टवर्क सिर्फ एक इंसान की इमेजिनेशन पर आधारित होता और उसके सेल के एग्जैक्ट मोमेंट का 30 सेकंड का लाइव फीड भी रिकॉर्ड हो जाता। यह मास्क सिर्फ अपने खास कोड से ही ऑपरेट होता था। बिना कोड के यह सिर्फ कैमरों वाला एक साधारण मास्क बनकर रह जाता। जैसे ही बिडिंग शुरू हुई, साइरस भी बिना झिझक बोली लगाने लगा। यह देखकर एबी समझ गई कि साइरस को पता है कि वहाँ इंटरपोल भी मौजूद है और अब खेल पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था। साइरस और डेंटन मॉल्सन नाम के एक अमीर आदमी के साथ बिडिंग वॉर शुरू कर देते हैं। मॉल्सन को भी रेयर आर्टवर्क्स का जुनून था। फर्क बस इतना था कि वह उन्हें चुराने के बजाय खरीदता था। आखिरकार साइरस NFT की बोली जीत जाता है, लेकिन उसी पल में सन अलार्म एक्टिवेट कर देती है और देखते ही देखते पूरे ऑक्शन हाउस में अफरा तफरी मच जाती है। लोग घबराकर बाहर भागने लगते हैं। एबी भी समझ जाती है कि अब साइरस अपनी असली चाल चलने वाला है, इसीलिए वह तुरंत अपनी टीम को अंदर भेज देती है। इस भगदड़ का फायदा उठाकर साइरस और मिशन एनेट को NFT ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए अपने यॉट पर चलने को कहते हैं। वे लोग बैकडोर से बाहर निकलते हैं, जहां कमिला बोट लेकर उनका इंतजार कर रही होती है। लेकिन जब तक एबी बाहर पहुंचती, साइरस और उसकी टीम गायब हो चुकी होती है। तभी एबी को एक शॉकिंग बात पता चलती है। NFT को फिजिकली चुराया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे चलाने वाला असली कोड अभी भी उसके क्रिएटर यानी एनेट के पास था। इसीलिए साइरस और उसकी टीम ने NFT की जगह उसे बनाने वाले आर्टिस्ट यानी N8 को ही चुरा लिया। एबी तुरंत दूसरी बोट से उनका पीछा करने निकल पड़ती है, लेकिन मिशन कई बोट्स को हैक करके उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है। फिर भी एबी हार नहीं मानती और बोट बदलकर उनके पीछे लगी रहती है। यह देखकर कमिला स्पीड बढ़ा देती है और रफ वेव्स के बीच तेज मोड़ काटते हुए बोट दौड़ाने लगती है, ताकि एबी उनका पीछा न कर सके। सी में पहुंचते ही मिशन बैरियर्स एक्टिवेट कर देती है। कमिला अपने शानदार ड्राइविंग स्किल्स से आखिरी पल में बोट को बैरियर के पार निकाल लेती है, लेकिन एबी वहीं फंस जाती है। यॉट पर पहुंचने के बाद साइरस N8 से कहता है कि अब वह सुरक्षित है और अपना मास्क हटा सकता है। तभी पहली बार N8 का चेहरा सामने आता है। इसके बाद साइरस उसे पूरे $20 मिलियन देकर डील पूरी करता है। फिर खुशी में पूरी टीम N8 के साथ पार्टी करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ एबी ऑक्शन हाउस की सिक्योरिटी फुटेज चेक करती है। तभी उसे पता चलता है कि डेंटन की लिंप फेक थी और वह लंगड़ा होने का सिर्फ नाटक कर रहा था। एबी तुरंत अपनी टीम को उसे पकड़ने भेज देती है। अगली सुबह न्यूज में हेडलाइन चलती है कि N8 किडनैप्ड हो चुका है। यह देखकर N8 घबरा जाता
जाता है और उसे समझ आ जाता है कि वह खतरनाक क्रिमिनल्स के बीच फंस चुका है। तभी साइरस उसे समझाता है कि वे लोग आर्ट सिर्फ उन्हीं से चुराते हैं जिन्हें उसकी असली कदर नहीं होती। तभी साइरस अपने असली प्लान का खुलासा करता है। वह बताता है कि जब वे लोग NFT ऑक्शन में व्यस्त थे, उसी समय उसकी टीम के 2 मेंबर्स मैग्नस और लूक लंदन से एक कीमती वैन गॉग पेंटिंग चुरा रहे थे। जैसे ही उस चोरी की खबर फैली, ब्लैक मार्केट में वैन गॉग पेंटिंग की कीमत दोगुनी हो गई और उसी पेंटिंग को बेचकर उन्होंने N8 के NFT के लिए $20 मिलियन दिए थे। लेकिन N8 पूरी तरह कंफ्यूज था। उसने साइरस से पूछा, जब तुमने मुझे मेरे NFT के पूरे पैसे दे दिए तो फिर मुझे किडनैप क्यों किया? तब साइरस उसे अपना असली प्लान समझाता है। वह कहता है कि जब लियोनार्डो डा विंची ने मोनालिसा बनाई थी तब उसे कोई खास महत्व नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही वह पेंटिंग चोरी हुई उसकी कीमत आसमान छू गई और उन्होंने भी वही आइडिया इस्तेमाल किया। साइरस आगे कहता है कि उन्होंने N8 को किडनैप नहीं बल्कि उधार लिया है, क्योंकि अब इंटरपोल की वजह से पूरी दुनिया में यह खबर फैल चुकी थी कि मशहूर आर्टिस्ट N8 गायब हो चुका है और यही वजह थी कि ब्लैक मार्केट में उसकी बनाई हुई NFT की कीमत 20 मिलियन से बढ़कर सीधे $89 मिलियन तक पहुंच गई। यह सुनकर N8 भी हैरान रह जाता है। फिर साइरस उसे उस प्रॉफिट में हिस्सा देने का ऑफर देता है और N8 खुशी खुशी तैयार हो जाता है। इधर डेंटन इंटरपोल के हत्थे चढ़ चुका था। एबी ने उसके सामने उसके क्राइम्स के रिकॉर्ड्स और कुछ फोटोज रखी, जिससे साफ साबित हो गया कि वह साइरस की टीम का हिस्सा है। इंटेरोगेशन के दौरान एबी को साइरस की तरफ से एक बॉक्स मिलता है। उसमें ऑक्शन वाला पैडल और उनके साथ बिताए गए एक हफ्ते की पुरानी तस्वीरें थी। यह देखकर एबी और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। अब वह फैसला कर लेती है कि साइरस और उसकी टीम को पकड़ने के लिए लंदन जाएगी। लंदन पहुंचकर एबी की मुलाकात ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स में हक्सली से होती है। हक्सली इंटरपोल का हेड था और उसे पता था कि एबी पिछले 1 साल से साइरस का पीछा कर रही है। वह एबी से कहता है कि जब वह साइरस को पकड़े तो उसके सामने उनकी एक डील का ऑफर रखे। यह सुनकर एबी समझ जाती है कि हक्सली उसके काम का फायदा उठाना चाहता है, इसलिए वह साफ मना कर देती है। इसके बाद हक्सली उसे जॉर्गनसन नाम के एक खतरनाक क्रिमिनल के बारे में बताता है। वह पहले एक बैंकर था, लेकिन बाद में पैसों के लालच में टेररिस्ट को फंड करने लगा। जब भी दुनिया में कोई बड़ा आतंक फैलता, ग्लोबल स्टॉक्स गिर जाते और जॉर्गनसन पहले से उन स्टॉक्स को शॉर्ट करके अरबों कमा लेता। हालांकि इंटरपोल ने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से वह हर बार बच निकलता। इसलिए उन्होंने उसके खास आदमी आर्थर टिक को ट्रैप किया, जिससे पता चला कि जॉर्गेनसन ने फिर से ग्लोबल स्टॉक्स शॉर्ट करना शुरू कर दिया है और इस बार वह लेवायथन नाम के हैकर ग्रुप के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी तबाही की तैयारी कर रहा है। लेवायथन हैकर ग्रुप दुनिया के बड़े डैम्स को खोलने वाला था। अगर ऐसा हो जाता तो पानी से भयानक बाढ़ आ जाती और लाखों लोगों की जान जा सकती थी। दूसरी तरफ जॉर्गेनसन इस तबाही से और भी अमीर बन जाता और बार बार यही खेल खेलता रहता। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि लेवायथन अपनी पेमेंट गोल्ड में लेने वाला था, जिसकी कीमत लगभग $500 करोड़ थी। इसलिए अगले 17 दिनों में जॉर्गेनसन उस सोने को लंदन से ज्यूरिख भेजने वाला था। समस्या यह थी कि वह सारा गोल्ड कानूनी रूप से जॉर्गेनसन का था, इसलिए इंटरपोल उसे रोक नहीं सकती थी। इसी वजह से इंटरपोल चाहती थी कि साइरस उस पूरे गोल्ड शिपमेंट को चुरा ले, ताकि यह डील पूरी ही न हो सके और जॉर्गेनसन का प्लान फेल हो जाए। एबी को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। शाम को एबी साइरस से मिलने पहुंचती है और उसे पूरा मामला बताती है, लेकिन जॉर्गेनसन का नाम सुनते ही साइरस इस मिशन के लिए मना कर देता है, क्योंकि वह जानता था कि जॉर्गेनसन कितना खतरनाक इंसान है। तभी एबी अपनी आखिरी चाल चलती है। वह साइरस को बताती है कि उसका साथी डेंटन अभी इंटरपोल की हिरासत में है और उसकी मदद से पूरी टीम पकड़ी जा सकती है। अगर साइरस ने उनकी मदद नहीं की तो इंटरपोल उसकी टीम के साथ कुछ भी कर सकती है। आखिरकार साइरस एक डील रखता है। वह कहता है कि इस मिशन के बदले उसकी पूरी टीम के क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ किए जाएं और सभी को नई पहचान दी जाए, ताकि वे दोबारा अपने परिवारों के पास जा सके। लेकिन साइरस की एक और शर्त थी। वह यह काम तभी करेगा जब एबी भी उसकी टीम का हिस्सा बनेगी। उधर आयरलैंड में जॉर्गेनसन का आदमी आर्थर टिक को पकड़कर बेरहमी से टॉर्चर कर रहा था। फिर उसने जॉर्गेनसन को वीडियो कॉल किया ताकि वह खुद अपने गद्दार की हालत देख सके। अगले दिन एबी डेंटन को रिलीज कर देती है और पूरी टीम के साथ मिशन ब्रीफिंग करती है। उन्हें बताया जाता है कि गोल्ड बार्स एक बड़े क्रेट में पैक्ड होंगी और दोनों एयरपोर्ट्स पर भारी सिक्योरिटी रहने वाली है। काफी सोचने के बाद साइरस फैसला करता है कि उन्हें सिर्फ गोल्ड नहीं बल्कि पूरा प्लेन ही गायब करना होगा और इसके लिए रेडार सिग्नेचर स्वैप करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें एक दूसरा एयरक्राफ्ट चाहिए था। इसी वजह से पूरी टीम मॉल्सन के पास जाती है, जिसके पास कई लग्जरी कार्स और प्राइवेट प्लेन्स थे और जिन्हें वह कभी कभी इलीगल तरीके से भी उड़ाता था। जब साइरस उससे प्लेन मांगता है तो मॉल्सन साफ मना कर देता है, लेकिन तभी एबी उसे अपना बैज दिखाकर उसकी इलीगल फ्लाइंग की याद दिलाती है। यह सुनते ही मॉल्सन डर जाता है और तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह उन्हें अपनी एक खास जेट दिखाता है, जिसमें रिमोट कंट्रोल सिस्टम, हिडन पोल्स और नीचे लगी एक स्पेशल स्क्रीन जैसी कई सीक्रेट फीचर्स थे। इसके बाद उस जेट को इंटरपोल हैंगर में लाया जाता है, जहां उसे एक पुराने और
और साधारण प्लेन जैसा बना दिया जाता है। अगले कुछ दिनों तक पूरी टीम अपने अपने काम में जुट जाती है। मैग्नस अपने वॉल्ट ब्रेकिंग लेजर को मॉडिफाई कर रहा था ताकि वह प्लेन के अंदर भी सेफली काम कर सके। जमीन पर यह लेजर परफेक्ट था, लेकिन हवा में टर्बुलेंस के बीच उसे स्टेबल रखना बहुत मुश्किल था। वहीं डेंटन अलग अलग विग्स और बियर्ड्स पहनकर नए डिस्गाइजेस टेस्ट कर रहा था ताकि जरूरत पड़ने पर वह किसी भी पहचान से बच सके। दूसरी तरफ कमिला जेट की लगातार सिमुलेशन प्रैक्टिस कर रही थी। उसे अपने प्लेन को गोल्ड ले जा रहे एयरक्राफ्ट के ठीक नीचे स्टेडी रखना था, जो बेहद रिस्की था। अगर बैलेंस थोड़ा भी बिगड़ता तो उनका पूरा प्लान हवा में ही खत्म हो सकता था। तभी साइरस को एक शानदार आइडिया आता है। वह कहता है कि उन्हें N8 के NFT मास्क में लगे सभी कैमरास को जेट पर लगा देना चाहिए ताकि कमिला को प्लेन उड़ाते वक्त चारों तरफ का पूरा व्यू मिल सके। इससे उसे मनूवर करने में काफी आसानी होगी। कमिला को भी यह प्लान पसंद आता है। उधर मिशन बताती है कि वह GPS हैक करने के लिए एक खास डिवाइस बना रही है जिससे गोल्ड ले जा रहे प्लेन और उनकी जेट दोनों के सिग्नल्स को मैनिपुलेट किया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इतनी तेज स्पीड में दोनों एयरक्राफ्ट को एक साथ संभालना लगभग इम्पॉसिबल था। अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दोनों प्लेन्स का एक ही सिग्नल दिख गया तो शक होना तय था। तभी एबी को एक आदमी याद आता है। कुछ देर बाद वह और साइरस हैरी नाम के इंसान से मिलते हैं। हैरी एक लालची और घटिया किस्म का आदमी था, लेकिन वह एयर ट्रैफिक कंट्रोल में काम करता था और सीक्रेटली इंटरपोल के लिए इन्फॉर्मेंट भी था। एबी उसे जॉर्गनसन के पूरे प्लान के बारे में बताकर लोगों की जान बचाने के लिए मदद मांगती है, लेकिन हैरी को किसी की जान से फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे। तभी साइरस सीधे उसे $1 मिलियन का ऑफर दे देता है। यह सुनते ही हैरी बिना एक पल गंवाए उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एबी और साइरस हक्सली से मिलते हैं। वहाँ हक्सली उन्हें बताता है कि उनका इन्फॉर्मेंट आर्थर टिग मारा जा चुका है और उसकी लाश बेहद बुरी हालत में मिली है। साथ ही अब जॉर्गनसन अपना गोल्ड 17 दिनों की जगह सिर्फ 10 दिनों में मूव करने वाला था। यह सुनकर साइरस साफ कह देता है कि इतने कम समय में उसकी टीम यह मिशन पूरा नहीं कर पाएगी। वह मिशन छोड़ने की बात करता है, जिससे उसकी और हक्सली की बहस शुरू हो जाती है। लेकिन एबी दोनों को शांत कराती है। वह उन्हें याद दिलाती है कि यह मिशन किसी ईगो के लिए नहीं बल्कि हजारों लोगों की जान बचाने के लिए है। और आखिरकार सिर्फ एबी की बात मानकर साइरस इस मिशन में बने रहने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय हंगर में टीवी पर खबर चल रही होती है कि मैड्रिड की वाटर ग्रिड पर साइबर अटैक हो चुका है और पूरा शहर पानी में डूब गया है। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी थी और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। यह देखकर साइरस फिर डर जाता है। वह अपनी टीम से कहता है कि यह मिशन वह अकेले करेगा, क्योंकि अगर वे फेल हुए तो जॉर्गनसन किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन पूरी टीम उसका साथ छोड़ने से साफ मना कर देती है। सब जानते थे कि जॉर्गनसन को रोकना बहुत जरूरी है। हालांकि लूक की आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ जॉर्गनसन अपने मैंशन में बैठा लेवायथन हैकर ग्रुप को उनकी छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए धन्यवाद दे रहा था। उसके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। काफी मेहनत के बाद आखिरकार मिशन GPS हैक करने वाला डिवाइस बना लेती है, लेकिन वह दिखने में बिल्कुल बॉम्ब जैसा लगता था। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। टीम को प्लेन के अंदर जाकर उसी डिवाइस को असेंबल करना था। अगले 10 दिन पूरी टीम लगातार तैयारी में लगी रहती है। प्लेन को मॉडिफाई किया जाता है, डिवाइस असेंबल करने की प्रैक्टिस होती है और हर मूव को परफेक्ट टाइमिंग के साथ रिहर्स किया जाता है। आखिरकार मिशन का दिन आ जाता है। साइरस और एबी फर्स्ट क्लास में कपल बनकर प्लेन में बैठते हैं, जबकि बाकी टीम अलग अलग सेक्शंस में फैल जाती है। उसी प्लेन में कॉर्मैक और उसके 4 आदमी भी मौजूद थे जो गोल्ड की निगरानी कर रहे थे। सभी लोग हिडन कम्युनिकेटर्स से जुड़े हुए थे। तभी साइरस नोटिस करता है कि लूक ने प्लेन में चेक इन ही नहीं किया। जब वह उसे कॉल करता है तो पता चलता है कि लूक जॉर्गनसन से डरकर मिशन छोड़ चुका है। लेकिन साइरस उसे कुछ नहीं कहता। वह सिर्फ इतना बोलता है, मेरे भाई जल्द मिलते हैं। इसके बाद प्लेन उड़ान भरता है और उसी समय कमिला अपनी जेट लेकर आसमान में पहुंच जाती है। उधर मिशन प्लेन का डाटा हैक करती है और उसे पता चलता है कि जॉर्गनसन के गुंडे भी उसी प्लेन में मौजूद हैं। अब उन्हें हर कदम बहुत सावधानी से उठाना था। एक एक करके टीम के लोग बाथरूम में जाकर डिवाइस के पार्ट्स छुपाने लगते हैं। आखिर में एबी अंदर जाती है। उसके पास सिर्फ 10 मिनट थे, क्योंकि कमिला की जेट अब प्लेन के बेहद करीब पहुंचने वाली थी। एबी जल्दी जल्दी डिवाइस असेंबल कर लेती है, लेकिन जैसे ही वह उसे लाइट के पीछे छुपाने लगती है, डिवाइस नीचे गिरकर फिर से टूट जाता है। यह देखकर साइरस को शक होता है कि एबी अंदर इतनी देर क्यों लगा रही है। वह तुरंत बाथरूम में जाकर उसकी मदद करने लगता है। उसी वक्त डोनल्ड को उन पर शक हो जाता है और वह दरवाजा खटखटाने लगता है। सिचुएशन संभालने के लिए एबी जानबूझकर ऐसी आवाजें निकालने लगती है जिससे डोनल्ड को लगे कि अंदर कपल कुछ प्राइवेट पल बिता रहे हैं। उधर टर्बुलेंस की वजह से कमिला के कैमरास ग्लिच करने लगते हैं और एक कैमरा टूट भी जाता है। समय तेजी से निकल रहा था, लेकिन आखिरी पल में कमिला एक बेहद रिस्की मूव करके अपनी जेट को ठीक प्लेन के नीचे ले आती है। समस्या यह थी कि सिग्नल मैनिपुलेट करने वाला डिवाइस अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ था। इसी वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कंप्यूटर्स
पर एक ही सिग्नल 2 बार दिखाई देने लगता है। वहीं हैरी पैनिक में अपनी को-वर्कर के साथ फेक हैरेसमेंट का ड्रामा करके सबका ध्यान भटका देता है। उसी दौरान एबी और साइरस डिवाइस को पूरा एक्टिवेट कर देते हैं और डुप्लीकेट सिग्नल गायब हो जाता है। राहत की सांस लेते हुए साइरस खुशी में एबी को किस कर देता है और दोनों जल्दी से डिवाइस छुपा देते हैं। उधर हैरी गोल्ड वाले प्लेन के पायलट्स को फेक स्टॉर्म की कहानी सुनाकर उन्हें आल्प्स के एक प्राइवेट एयरफील्ड की तरफ डाइवर्ट कर देता है। पायलट्स उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन कमीला अपनी जेट से एक ड्रोन छोड़ती है जो ओरिजिनल रूट पर प्लेन का फेक सिग्नल भेजता रहता है ताकि बाकी सिस्टम्स को शक न हो। जैसे ही पायलट्स नया रूट अनाउंस करते हैं, प्लेन में मौजूद गुंडे अलर्ट हो जाते हैं। इसी बीच डेंटन बीमार आदमी का नाटक करके स्टुअर्डेस को डिस्ट्रैक्ट करता है और उसी मौके का फायदा उठाकर मैग्नस ऑक्सीजन टैंक लेकर कार्गो एरिया में घुस जाता है। मिशन प्लेन का वाईफाई कट कर देती है और गोल्ड कंपार्टमेंट का लॉक हैक हो जाता है। मैग्नस ऑक्सीजन मास्क पहनकर कंपार्टमेंट खोलने लगता है, लेकिन प्रेशर चेंजेस की वजह से प्लेन लगातार हिल रहा था, जिससे लेजर सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। उधर सभी गुंडे अपनी पोजीशंस लेने लगते हैं। तभी डोनाल्ड गन निकालकर एक स्टुअर्डेस को हॉस्टेज बना लेता है और कॉकपिट खोलने की कोशिश करता है। एबी यह देख लेती है। उसी समय लेजर की वजह से प्लेन जोर से हिलता है और साइरस मौका देखकर डोनाल्ड पर टूट पड़ता है। डोनाल्ड फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन साइरस बैग्स फेंककर खुद को बचाता है और उससे हाथ-थापाई करने लगता है। तभी दूसरा गुंडा एबी पर हमला करता है और प्लेन के जोरदार टर्बुलेंस के बीच दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। मौका पाकर डोनाल्ड फोन केबल से साइरस का गला घोंटने की कोशिश करता है। तभी एबी तेजी से एक कैबिनेट को धक्का देती है। दोनों गुंडे बचने के लिए हट जाते हैं और कैबिनेट नीचे गिर पड़ता है। साइरस और स्टुअर्डेस भी उसके साथ गिर जाते हैं। उसी पल मैग्नस आखिरकार गोल्ड तक पहुंच जाता है। अब टेंशन अपने चरम पर थी और असली खेल शुरू हो चुका था। एबी पूरी ताकत से दूसरे गुंडे को गिरा देती है, लेकिन तभी डोनाल्ड अपना गन फिर से उठा लेता है। वह गोली चलाने ही वाला होता है कि साइरस उसे पकड़कर कांच पर दे मारता है। अब डोनाल्ड पूरी तरह खत्म हो चुका था। इसके बाद साइरस और एबी तेजी से मैग्नस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनके सामने गन ताने कॉर्मैक खड़ा मिल जाता है। उसी समय प्लेन अपनी नई डेस्टिनेशन पर लैंडिंग करता है। बर्फ से ढकी जमीन पर फिसलता हुआ प्लेन आखिरकार रुक जाता है। कुछ देर बाद कमीला भी अपनी जेट लेकर वहां उतरती है। उसे जेट को संभालने में काफी मुश्किल होती है ताकि वह प्लेन से टकरा न जाए, लेकिन हालात संभलते ही कॉर्मैक और उसके आदमी साइरस, एबी, मैग्नस और कमीला को पकड़ लेते हैं। कॉर्मैक तुरंत जॉर्गेनसन को कॉल करके बताता है कि उसका गोल्ड सुरक्षित है और वह खुद उसे पहुंचाने वाला है। साइरस कोशिश करता है कि कॉर्मैक पुराने प्लान पर वापस लौट आए, लेकिन कॉर्मैक उनकी जेट को चुन लेता है। फिर वह पूरी टीम को अपने साथ ले जाता है। बस मैग्नस को वहीं अकेला छोड़ देता है ताकि मैग्नस को उसका आदमी खत्म कर दे। कुछ देर बाद कमीला कॉर्मैक के ऑर्डर्स पर जेट उड़ा रही होती है। तभी वह चुपके से एक बटन दबाकर अपने साथियों को सिग्नल भेज देती है। यह देखते ही साइरस और एबी तुरंत अपने सीट बेल्ट्स कसकर बांध लेते हैं। इसके बाद कमीला जानबूझकर जेट को जोर जोर से झटके देने लगती है, जैसे गोल्ड का वजन बैलेंस बिगाड़ रहा हो। असल में उसका मकसद जेट के मेटल कवर्स ढीले करना था ताकि बाद में उन्हें निकालकर जेट को ट्रेस किया जा सके। उधर अल्प्स में मैग्नस उस गार्ड पर हमला कर देता है जो उस पर नजर रख रहा था। वह उसकी गन छीन लेता है, लेकिन गोली चलाने के बजाय वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी उस गुंडे ने गन को उठाकर मैग्नस पर फायर कर दिया, लेकिन गन बैकफायर कर जाती है और उसका हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है, क्योंकि मैग्नस पहले ही उसकी गन के साथ छेड़छाड़ कर चुका था। दूसरी तरफ ट्रेन स्टेशन पर हक्सली नोटिस करता है कि गोल्ड अभी तक वहां नहीं पहुंचा। तभी उसे पता चलता है कि उनका पूरा प्लान फेल हो चुका है और अब गोल्ड सीधा जॉर्गेनसन की विला की तरफ जा रहा है। घबराकर हक्सली तुरंत नेटो को कॉल करता है और टेररिस्ट थ्रेट की झूठी जानकारी देकर गोल्ड वाले जेट की तरफ 2 मिलिट्री जेट्स भेज देता है। उसने यह तक नहीं सोचा कि इससे साइरस, एबी और कामिला की जान भी जा सकती है। उधर जॉर्गेनसन लेवायथन हैकर ग्रुप के लीडर से मिलता है और गोल्ड में हुई देरी को अथॉरिटीज को डिस्ट्रैक्ट करने वाली अपनी चाल बताता है। इसी बीच आसमान में साइरस की टीम का जेट नेटो जेट से घिर जाता है। यह देखकर हैरी तुरंत अथॉरिटीज को बताता है कि जेट में सिविलियंस भी मौजूद हैं, लेकिन हक्सली झूठ बोल देता है कि जेट में टेररिस्ट्स हैं और शूट डाउन करने का ऑर्डर दे देता है। हालात बिगड़ते देख साइरस जेट के अंदर छुपा हुआ हिडन पोल एक्टिवेट कर देता है। इससे गुंडों के हथियार दूर जा गिरते हैं और साइरस व एबी दोनों उन पर टूट पड़ते हैं। लड़ाई के बीच एबी रिमोट कंट्रोल उठाकर जेट के नीचे लगी बड़ी स्क्रीन पर लिख देती है, इस जेट में सिविलियंस बंधक बने हुए हैं। उसी वक्त कमीला एक खतरनाक स्टंट करती है और जेट को उल्टा घुमा देती है ताकि वह मैसेज नेटो पायलट्स को साफ दिखाई दे सके। मैसेज देखते ही नेटो जेट्स तुरंत पीछे हट जाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। नेटो जेट्स के जाते ही एक गुंडा कामिला को गन दिखाकर जेट सीधा उड़ाने के लिए मजबूर करता है। कामिला कंट्रोल संभालती है, लेकिन लड़ाई के दौरान वह गुंडा उसका रिस्ट तोड़ देता है। फिर भी कमीला दर्द छुपाकर जेट उड़ाने का नाटक करती रहती है
और अचानक एक लेवर खींच देती है। अगले ही पल जेट तेजी से नीचे गिरने लगता है। साइरस किसी तरह कॉर्मक को रोके हुए था। जबकि एबी कॉकपिट तक पहुंच जाती है। वह अचानक दरवाजा खोल देती है और हवा के तेज दबाव में कॉर्मक सीधे प्लेन से बाहर उड़ जाता है। इसके तुरंत बाद एबी दरवाजा बंद कर देती है। अब साइरस और एबी कॉकपिट संभालते हैं, क्योंकि टूटे हुए रिस्ट के साथ कमीला जेट उड़ाने की हालत में नहीं थी। वे किसी तरह जेट को क्रैश होने से बचा लेते हैं, लेकिन तभी एक मेटल पीस निकलकर हाइड्रोलिक पंप को डैमेज कर देता है। भारी दर्द में होने के बावजूद कमीला इंजन्स की मदद से जेट को कंट्रोल करती रहती है। आखिरकार जेट जॉर्गेनसन के गार्डन में घिसटते हुए क्रैश लैंडिंग कर देता है। लैंडिंग के झटके से पूरा गोल्ड नीचे गिर जाता है और अगले ही पल जॉर्गेनसन के गुंडे साइरस, एबी और कमीला को घेर लेते हैं। तभी साइरस नोटिस करता है कि उनके जेट का एक कैमरा अभी भी काम कर रहा है। वह जानबूझकर ऑक्शन वाले NFT की बात छेड़ने लगता है। असल में यह मिशन के लिए एक सीक्रेट सिग्नल था। इसी बीच जॉर्गेनसन गन लेकर वहां पहुंचता है और सभी से इंटेरोगेशन शुरू कर देता है। तभी लेविएथन की लीडर को मैसेज मिलता है कि उनकी टीम में कोई इंटरपोल एजेंट मौजूद है। यह सुनते ही वह डील कैंसिल करके जाने लगती है। गुस्से में जॉर्गेनसन उसके पैर में गोली मार देता है और डील जारी रखने के लिए कहता है, लेकिन जब वह फिर भी मना करती है तो जॉर्गेनसन उसे वहीं मार देता है। इसके बाद वह साइरस की टीम से पूछता है कि इंटरपोल एजेंट कौन है। तब साइरस खुद को एजेंट बताकर एबी को बचा लेता है। जॉर्गेनसन गोली चलाने ही वाला था कि तभी इटालियन पुलिस वहां पहुंच जाती है। जॉर्गेनसन तुरंत सफाई देने लगता है कि उसे लगा था ये लोग घुसपैठी हैं, इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस में गन निकाली थी। लेकिन उसी पल साइरस मिशन को सिग्नल देता है और जेट की स्क्रीन पर वह वीडियो चलने लगता है, जिसमें जॉर्गेनसन लेविएथन लीडर को गोली मारते हुए दिखाई दे रहा था। अब जॉर्गेनसन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ देर बाद हक्सली हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचता है। तभी एबी को पता चलता है कि उसी ने नेटो जेट्स को उन्हें शूट डाउन करने का ऑर्डर दिया था। गुस्से में एबी उसे जोरदार पंच मारती है और इंटरपोल छोड़ने का फैसला कर लेती है। उधर साइरस और कमीला नाव से वहां से निकलने लगते हैं। तभी एबी उनके पास आती है और कहती है कि वह भी अब उनके साथ जाना चाहती है। कुछ हफ्तों बाद साइरस एबी को एक बड़ा सरप्राइज देता है। उसने उसका चाइल्डहुड होम वापस खरीद लिया था। यहीं साइरस उसे इस पूरी चोरी का सबसे बड़ा सच बताता है कि जो गोल्ड उन्होंने इंटरपोल को दिया था वह असली नहीं बल्कि नकली था। असली गोल्ड तो उन्होंने पहले ही चुरा लिया था। दरअसल मैग्नस ने पहले से फेक गोल्ड बार्स बनवाकर प्लेन में रखवा दिए थे। फिर फाइट के दौरान उसने असली गोल्ड को फेक गोल्ड से रिप्लेस कर दिया और असली बार्स प्लेन से बाहर गिरा दी गई। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था कि लूक ने मिशन छोड़ा ही नहीं था। वह सीक्रेटली एक अलग मिशन पर काम कर रहा था। जैसे ही आल्प्स में असली गोल्ड गिरा, लूक ने रिमोट कंट्रोल की मदद से उसे सेफली नीचे उतार लिया। दूसरी तरफ हक्सली गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि उसके हाथ सिर्फ सोने की परत चढ़ी नकली बार्स लगी थी। आखिर में साइरस और एबी झील के किनारे पूरी टीम से दोबारा मिलते हैं। फिर रिमोट कंट्रोल की मदद से पानी के अंदर छुपाया गया असली गोल्ड बाहर निकाला जाता है और इसी के साथ एबी ऑफिशियली टीम का हिस्सा बन जाती है। साइरस उसे किस करके टीम में वेलकम करता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। यही थी आज की पूरी कहानी। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे क्यूट से बेयर को उसका पहला प्ले बटन दिलाने में मदद करना।